के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब तक हम लोग ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हमने यहाँ पे शामिल किया क्लोरोफिल। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लोरोफिल मिलता कहाँ है। तो एक चीज़ और आपकी बुक में दिया होगा, टीएस ऑफ लीफ, या फिर आप अगर कोई एडिशनल बुक पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका लीफ का सरफेस है, तो ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होगी, ये वैक्स लाइक होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये आपकी क्यूटिकल है, ठीक है। क्यूटिकल के बाद ये दूसरी वाली जो सरफेस है इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस बोलेंगे। तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है मेसोफिल्स सेल्स, कुछ ऐसे आपके बने होंगे, और फिर यहाँ पे आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा। एडिशनल बुक हो या फिर आप अगर ब्रीफ में लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी सेल्स हैं, है ना, ये भी आपकी सेल्स हैं। इसको इस पूरे रो को, मतलब अगर मैं यहाँ पे सेल्स के न्यूक्लियस बना दूँ ऐसे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पेरिसेल, ठीक है। और फिर ये होती है एरोलर सेल्स, ठीक है। मतलब ये क्या है, एयर स्पेस मेंटेन करते हैं, और नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे देखिए आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आपका है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और ये आपका स्टोमेटा है, स्टोमेटा, और ये दोनों हैं आपके गार्ड सेल्स। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, वाटर, सनलाइट, ये सब कैसे आते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये था आपका टीएस ऑफ लीव्स। तो आप जब जैसे मान लीजिए ये लीफ है, तो अगर हम लोग इसके ऊपर का हिस्सा कट करें, ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा कट करेंगे और उसको ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो ऐसे देखने पे हम लोग को कुछ लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल आपके मीजोफिल्स रीजन में प्रेजेंट होंगे। कौन से रीजन में? मीजोफिल्स रीजन में, ठीक है, पेलिसेड में। और यहाँ पे एरोलर सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे आपके होंगे, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। और एक चीज़ ये बता दूँ कि क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट का जो कलर है वो ग्रीन अपीयर करता है, ठीक है, प्लांट का जो कलर है ग्रीन अपीयर करता है। आप लोग से क्वेश्चन रहेगा जो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कौन से टाइप का लाइट, जैसे लाइट आपने पढ़ा होगा कि 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, तो कौन सा लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से टाइप का लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है ये बताना है आपको। प्लस जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, इसलिए प्लांट का अपीयरेंस जो है ग्रीन दिखाई देता है, ठीक है। और वो जो जितने भी ग्रीन रीजन हैं, जैसे लीफ, स्टेम के कुछ पार्ट्स, स्टेम के, ये सब आपके क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। किसके वजह से? क्योंकि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, इनके पास ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो एक ओवरऑल टीएस हम लोग ने देख लिया लीफ का, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने पॉइंट पे कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन से ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि अंजाम देते हैं फोटोसिंथेसिस को, प्लांट को भोजन बनाने में, ठीक है। तो जो भी है मैंने साफ साफ सामने लिख दिया, ठीक है। तो ये सबसे पहला है कि फोटोसिंथेसिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 मेन टाइप्स, 2 मेन फेजेस बोल लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, टाइप बोलने से अच्छा। तो सबसे पहला फेज़ है लाइट फेज़ और दूसरा है डार्क फेज़। तो कितने लोग को समझ में आ रहा होगा कि लाइट फेज़, डार्क फेज़ बोलने का मतलब लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे कौन सी लाइट की ज़रूरत है?
सनलाइट की, तो मतलब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ये डार्क फेज लिखा है तो सनलाइट के एब्सेंस में होगा, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि लाइट फेज का मतलब ये है कि सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, और डार्क फेज में है कि ये इसके साथ होगा। यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसके साथ दोनों फेजेस एक साथ चलते रहेंगे, दोनों फेजेस एक साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। तो देखिए लाइट फेज जो है, लाइट फेज थैलेकॉइड में होता है। आपको मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट का, आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा, सिक्का बताया था मैं, सिक्के होते हैं, इन सिक्के को हम लोग, सिक्के के बंडल को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रैनम। और इस एक सिक्के की अगर बात करें तो ये एक सिक्का क्या है, थैलेकॉइड। ये एक सिक्का क्या है, थैलेकॉइड। तो लाइट फेज जो है कहाँ होगा, थैलेकॉइड में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। जैसे आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैं क्लोरोफिल हूँ, ठीक है, और मैं तब तक अपनी आंखें नहीं खोलूँगा, तब तक मैं एनर्जी बनाना नहीं स्टार्ट करूँगा जब तक मुझे सनलाइट ना मिलेगी, ठीक है। एक्टिवेशन का मतलब क्या हो कि जब तक सनलाइट का एक्सपोजर ना हो क्लोरोफिल पे, तब तक क्लोरोफिल क्या है, रेस्ट मोड में है, साइलेंट मोड में है। लेकिन जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पे एक्सपोजर होगा, या फिर एक्सपोजर जैसे होगा सनलाइट का, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्लोरोफिल के एक्टिवेशन से क्या होगा, क्लोरोफिल के एक्टिवेशन से क्या होगा, ये देखिए कि अब ये सनलाइट जो है क्लोरोफिल स्टोर करने लगेगी। यहाँ पे सनलाइट जो आया, क्लोरोफिल ने क्या किया, उसको ट्रैप किया। ट्रैप याद है ना, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो एक्टिवेशन हुआ तो इसने ट्रैप कर लिया, ट्रैप मतलब पकड़ना होता है। तो इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, पकड़ लिया। अब फिर देखिए ये क्या करेगा, जब कोई एनर्जी है, सन के पास क्या हीट एनर्जी है, तो यहाँ देखिए क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइट के प्रेजेंस में, मतलब जो लाइट ट्रैप्ड लाइट है, फोटॉन्स, अब उसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि लाइट को अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स, जो कि क्या होती है, एनर्जी। तो यहाँ पे 4 फोटॉन्स मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो अपने को मिलेगा क्या, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन रिलीज होता है, यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस के फाइनल प्रोडक्ट जो था, यही जो हम लोग पानी देते हैं ना पौधों को, तो उसी पानी के वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस में एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो फोटोसिंथेसिस है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस में, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तब यहाँ देखिए क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ऑक्सीजन रिलीज होकर चला गया एटमॉस्फेयर में। तो अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन भाई साहब अकेले रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो फिर अब ये क्या करेंगे, कोई साथी ढूंढेंगे, ठीक है। प्लांट के सेल में ही प्लांट के सेल में ही साथी ढूंढेंगे, कोई उनको कोई साथी उनको मिल जाए, ठीक है। तो अब इनको एक साथी मिलता है, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये भाई साहब और ये इलेक्ट्रॉन मिल के NADP को ढूंढते हैं, ठीक है। NADP प्रेजेंट होता है, ढूंढते नहीं है, NADP प्रेजेंट होता है, इसके साथ रिएक्ट करके बनाते हैं NADPH, ठीक है। ये सब NADP, ये बस समझिए आप लोग, ज़्यादा इसके डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है, ये आपको 11th में मिलेगा, ठीक है। तो NADP का फुल फॉर्म अगर आता है तो फुल फॉर्म क्या होता है, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन
निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। लेकिन जैसे ही देखिए ये था इसका फुल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे H NADP में ऐड हो गया ना, ऐड हो गया। तो आपको पता है कि जिस भी रिएक्शन में H प्लस आयन जोड़ते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, रिडक्शनल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि अभी तक हुआ क्या था, कि हुआ क्या, फोटोलिसिस हुआ। फोटोलिसिस में हमने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया। वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद हमको 4 H+ आयन्स मिले, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले, और फिर ऑक्सीजन क्या हुआ, रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन अकेले रहने वाला नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके NADP को क्या करता है, अपना दोस्त बनाता है। दोस्त बनाने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप इसमें क्या है, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप है इसमें फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस हो रहा था ना, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और प्रोसेस ये होगा कि प्लांट साइटोप्लाज्म में प्लांट के सेल के होगा ADP, ये एक इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के हेल्प से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के साथ, ये IP का क्या मतलब है, IP का क्या मतलब है, इस IP का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ADP है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में IP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, ATP, और ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ ADP है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बस यहाँ इस D का मतलब है डाइफॉस्फेट, ठीक है, हो गया। ये इतना आपको समझ में आया। फिर देखिए इसके बाद हुआ क्या था, फॉस्फोराइलेशन हो गया। इसी को फॉस्फोराइलेशन को ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं जिसका नाम है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसका नाम है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। वैसे ही लाइट फेज को भी एक नाम देते हैं हम लोग, ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता तो इसको हम लोग लाइट पे डिपेंडेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ये क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में ये सब काम हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, मैं इसमें से कुछ चीज़ें मिटाना चाहूँगा, जैसे जितने भी फुल फॉर्म से मैं मिटा देता हूँ। तो अब आपको कुछ दिख रहा होगा नया चीज़, ये कि यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ साथ में बनाया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जैसे पहले था, जैसे कि NADP था, H के साथ मिलके NADPH बन गया, यहाँ पे ADP था, इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में IP के साथ बॉन्ड बना के क्या बना दिया, ATP। तो वैसे ही अब होगा क्या कि पहले ये था NADP, ठीक है, ये NADP था, NADP इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में H+ के साथ, के साथ मिलके क्या बनाया, NADPH, ठीक है, NADPH बनाया। फिर उसके बाद ये NADPH यहाँ भी हाइड्रोजन अकेले नहीं, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन चैन से नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से ये भी बताता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा,
NADP H से चेंज होकर के यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करके, फिर से बन जाएगा क्या, NADP। ठीक है, ये H निकला कैसे, यहाँ देखिए ये ADP था, यहाँ पे 4 वो निकले हैं, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे जो है ADP इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यूज़ किया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ किया, फिर बनाया क्या, ATP। ठीक है, अब ये ATP फिर से क्या होगा, चेंज हो जाएगा ADP में, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये H जो है निकल जाएगा बाहर, और ये निकल करके चला जाएगा कहाँ, डार्क फेज में, जिसको हम लोग बायोसिंथेसिस फेज बोलते हैं, जो कि कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। यहाँ पे बताया था कि आपका क्या है, ग्रैनम या थैलेकॉइड में अब तक ये सारे रिएक्शंस हो रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से थैलेकॉइड से देखिए, यहाँ पे ये सिंबल ध्यान दीजिएगा, ये H निकला ऐसे, तो ये पहुँच कहाँ गया, जैसे अगर ये क्लोरोप्लास्ट बना दूँ मैं डबल लेयर का, तो ये पहुँच कहाँ गया, मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग फ्लूइड, अगर देसी बोले तो फ्लूइड, और अगर साइंटिफिक में बोले तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये कहाँ क्या, स्ट्रोमा में। तो आपको पता है कि प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब स्ट्रोमा में जैसे ही इन्वायरमेंट से आएगा CO2, स्ट्रोमा में आपको पता है कि प्लांट हमेशा CO2 को अंदर लेते ही होंगे। जैसे ये CO2 आया, ये भाई साहब ये यहाँ पे मिले और इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया क्या, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, ग्लूकोज। ठीक है, तो अब जब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में, अगर थर्ड पॉइंट इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ से ये H, यहाँ से H जो है यहाँ चला आया, ठीक है, यहाँ चला आया, ठीक, ये H ऐसे निकला और चला आया यहाँ पे। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, देखिए थर्ड पॉइंट में ये बता रहा था कि जैसे यहाँ पे ये ग्लूकोज हुआ, ये ग्लूकोज बना, अब ये ग्लूकोज क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, मतलब इकट्ठा होगा एक जगह। तो ये एक ग्लूकोज, एक ये ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के क्या बनती जाएगी, चैन बनती जाएगी, जो कि बाद में क्या बन जाएगा, स्टार्च। आपको पहले पिछली वाली क्लास में बताया था, स्टार्च बन जाएगा। ये स्टार्च कब बनेगा, जब ये क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में बचेगा। ठीक है, मतलब ये बच जाएगा यूज़ होने के बाद, और जो यूज़ होगा ये क्या है, सब पूरा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये तो था जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ, बच गया। ठीक है, बचा हुआ, लेकिन जो यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा, वो क्या होगा, वो आपका बनेगा सक्रोज। ये जो ग्लूकोज है सक्रोज के फॉर्म में प्लांट क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, और सक्रोज जो है प्लांट यूटिलाइज करेगी सक्रोज को, और ग्लूकोज के जो एक्सेस अमाउंट में बच गया था जो ग्लूकोज, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस उतना भी हार्ड प्रोसेस ये नहीं है, समझना चाहे तो बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस को हमने 2 हिस्से में बांटा, लाइट फेज जो कि लाइट डिपेंडेंट होता है, डार्क फेज जो है बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं इसको, और दूसरा ये होता है लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये होता है लाइट इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले होगा जो भी प्रोसेस होगा थैलेकॉइड में होगा, पहले इस ग्रैनम के एक सिक्के में होगा। इस एक सिक्के में पहला कौन सी एक्टिविटी होगी, सबसे पहले होगा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक्टिवेशन कैसे होगा, सनलाइट जैसे एक्सपोजर होगा क्लोरोफिल पे, तो फिर क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होती है तो क्लोरोफिल का एक ही काम है, सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करेगी। मैंने आपसे ये भी कहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा लाइट की स्टोर करती है और कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्ट वाला आंसर तो मैंने बता दिया कि ये रिफ्लेक्शन जो है, प्लांट का जो ग्रीन अपीयरेंस होता है वो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से। लेकिन आपको ये बताना है
कि ये कौन सा लाइट सबसे ज़्यादा ट्रैप करती है या फिर कौन सा लाइट फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा कारगर है, कमेंट सेक्शन में आप भर दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफिल जैसे ही एक्टिव होगा तो फिर क्या होगा, इसने एनर्जी को ट्रैप करके रखा है, तो एनर्जी में सेकेंड स्टेप होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी के पैकेट से क्या करेंगे, रिएक्ट करके ये स्प्लिट हो जाएंगे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट होगा, तो यहाँ जैसे ही स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे भाई साहब अब ये हाइड्रोजन आराम से रहने वाले नहीं हैं, तो इन्हीं को थैलेकॉइड में ही मिल जाएगा क्या, NADP, ठीक है। ये NADP क्या करेंगे, NADP इनके साथ मिलके, हाइड्रोजन के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में बन जाएंगे NADPH। NADP का आपको फुल फॉर्म मैंने बताया था। NADPH जैसे ही बनेगा तो NADPH के साथ साथ यहाँ तीसरे स्टेप में हो रहा है एक प्रोसेस जिसका नाम है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है भैया, इसमें जो ADP है, ADP इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन का अगर रिएक्शन डिफिनेशन बोलना हो, फॉस्फोराइलेशन को डिफाइन करना हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ADP reacts with inorganic phosphate to form ATP is called phosphorylation, या फिर formation of ATP in the presence of electron with the help of inorganic phosphate is called phosphorylation। और ये सब लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब मैंने इन दोनों प्रोसेस को, फोटोलिसिस के NADPH बनने के प्रोसेस को और फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को, दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, NADP से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में बन रहा है NADPH, फिर ये NADP में चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पे ADP जो है इलेक्ट्रॉन और IP के प्रेजेंट में, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंट में ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर इसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के ये जैसे इलेक्ट्रॉन एक निकल जा रहा है तो ये ट्राई से डाई हो जा रहा है, ठीक है। फिर अब यहाँ से जो H निकला, ये H चला जाएगा लाइट इंडिपेंडेंट वाले फेज में, मतलब बोले तो डार्क फेज में। इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देगा ग्लूकोज, और आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, ग्लूकोज, ठीक है। वाटर के भी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, ये भी आपने देख लिया। अब इसके बाद जो है ये ग्लूकोज अल्टीमेटली आपका बना कहाँ, स्ट्रोमा में बनता, कहाँ है आपका, ये स्ट्रोमा में बनता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमने ये देखा कि जैसे जैसे यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके बनाते क्या हैं, स्टार्च। तो जो यूटिलाइज्ड ग्लूकोज है वो बनता है सक्रोज, वो होता है सक्रोज, और जो बच जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का इकट्ठा होना था ये कहलाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब कि एक मोनोमर दूसरा मोनोमर ये बन गया पॉलीमर, ये इकट्ठा होते जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, ग्लूकोज का पॉलीमर। अब ये क्या बन गया, ये सारे तो ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स हैं, सारे हैं ना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। धन्यवाद।